एक जर्मन जूइश साइंटिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिसने अमेरिकियों के लिए एटम बॉम्ब बनाया और उसी एटम बॉम्ब ने बाद में तकरीबन 2 लाख से ज़ायद जापानियों को राख का ढेर बनाकर रख दिया। आज हम इस अजीम साइंसदान रॉबर्ट ओपेनहाइमर की ज़िंदगी पर नज़र डालेंगे, जिसकी एटॉमिक रिसर्च ने दुनिया बदल कर रख दी, पॉसिबली दुनिया की पूरी डायनामिक्स चेंज करके रख दी, अमेरिका को सुपर पावर बनाकर रख दिया। और उसी साइंटिस्ट पर क्रिस्टोफर नॉलन की एक मूवी भी रिलीज़ हुई है जो आपके करीबी सिनेमा घरों में लगी होगी, लेकिन हम मूवी की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। आज की वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आपका मूवी देखने का दिल ज़्यादा करे। ओपेनहाइमर अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में पैदा हुए और इनका जो ख़ानदान था वो रिलेटिवली काफ़ी रिच था, यानी काफ़ी एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड में वो पैदा हुए। उनके आबाओ अजदाद ने जर्मनी से हिजरत की थी अमेरिका में और अपना इस्टेब्लिश किया था बिजनेस कपड़े की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो बचपन से ही उन्होंने अच्छे दिन देखे थे। आज से तकरीबन 100 साल पहले यानी 1925 में ओपेनहाइमर ने अमेरिका के एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। और हम सबको पता है कि किस तरह 20वीं सदी में बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई थी एटॉमिक पार्टिकल्स पे, फिज़िक्स की फील्ड में, और बहुत बड़े बड़े नाम पैदा हुए थे। ओपेनहाइमर, श्रोडिंगर, आइंस्टाइन, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की और फिर इन्हीं टैलेंटेड साइंसदानों को बहुत सी हुकूमतों ने अप्रोच किया कि वो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में उनकी मदद करें, जो इस वीडियो का सबसे अहम पार्ट है। ओपेनहाइमर एज अ थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे थे। अमेरिका में उन्होंने डिग्री की, उसके बाद वो जर्मनी भी गए पीएचडी करने, इंग्लैंड भी गए, वहाँ पर उनको रिसर्च का बहुत ज़्यादा मौका मिला। एक पूल बनाया उन्होंने साइंटिस्ट का और बहुत ज़्यादा लोगों को उन्होंने ये फिज़िक्स सिखाई। क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स, ब्लैक होल्स और क्वांटम फील्ड थ्योरी में बहुत ज़्यादा काम किया। यूएस वापसी पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में इनको एक असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जॉब मिली। वहाँ पर जेन टेटलॉक से इनका एक रिलेशनशिप डेवलप होता है। अब ये जो खातून थी, इनकी कुछ टेंडेंसीज़ कम्युनिज्म की तरफ थी, कम्युनिस्ट को लाइक करती थी। तो इसी वजह से ओपेनहाइमर का भी इंटरेस्ट यहाँ पर शुरू हुआ 30 साल के बाद, जब इनकी उम्र 30 साल हुई। तो पहले ये काफ़ी इंट्रोवर्ट तबीयत के हामिल थे, यानी कि अपने अंदर रहकर काम करते थे, एक बंद कमरे में रिसर्च करना। तो उस वाक़े के बाद वो थोड़ा मतलब पॉलिटिक्स में उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया और थोड़ा सा कम्युनिस्ट टेंडेंसीज इनके अंदर आई। और वैसे भी शुरू से ही अगर इनके घर की बात करें तो चूँकि ये हिटलर के जर्मनी से सारे तंग थे, जो नाजिस का जर्मनी था, तो इस वजह से जो नाजिस के ऑपोजिट उस वक़्त एक बड़ा ग्रुप बनता था वो कम्युनिस्ट का ही बनता था। तो नेचुरली इनकी जो टेंडेंसीज शुरू से ही कम्युनिस्ट टेंडेंसीज थी। इनके भाई, इनके दोस्त और इनकी फिर जिनसे इनको प्यार हुआ वो खातून भी कम्युनिस्ट पार्टी की थी। और उस वक़्त हमें याद है कि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट था कम्युनिज़्म और अमेरिका उसको तबाह करना चाहता था। लेकिन उस थ्रेट से पहले एक थ्रेट इमर्ज हुआ और उस थ्रेट का नाम था हिटलर, जिसने अमेरिका के दोस्तों की बैंड बजा के रखी हुई थी यूरोप में। ये अमेरिकन एलाइज, स्पेशली यूके और फ्रांस वगैरह। वहाँ पर यूएस इंटेलिजेंस को इत्तला मिली कि जर्मनी में नाजिज़ ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम शुरू कर दी है। वहाँ पर अमरीकियों के हाथ पैर फूल गए और कहा यह जाता है कि दुनिया के उस वक्त जो टॉप फिजिसिस्ट थे, जो टॉप साइंटिस्ट थे, उनमें आइंस्टाइन भी शामिल थे। उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को वार्न किया कि पैण, अगर ये नाजिज़ ने पहले बना लिए ना न्यूक्लियर हथियार तो पूरी दुनिया की बैंड बज जाएगी, तो उनको रोकना होगा। जर्मन्स न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में सुपीरियॉरिटी हासिल ना कर लें, ये उन्होंने वार्न किया। जैसे आजकल अमेरिका कहता है ना कि ये तालिबान या दाइश वगैरह के हाथ में न्यूक्लियर हथियार ना लग जाएं, उस वक़्त उन्होंने ये एक नैरेटिव फैलाया कि नाजिस के हाथ में ये एटम बॉम्ब ना लग जाए, ये पहले डेवलप ना कर लें। अमेरिकन्स को पड़ा पुरथू कह लें, पसूड़ी जब उन्हें पड़ती है तो तब उन्होंने टॉप साइंटिस्ट को अप्रोच करना शुरू किया और जो इनमें टॉप नाम था वो था रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिस पर आजकल आप मूवी देख रहे हैं। तो ओपेनहाइमर को अप्रोच किया गया और अमेरिका का जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको यूएस की मिलिट्री देख रही थी।
यानी आप कह सकते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने यूएस मिलिट्री और टॉप साइंटिस्ट का एक पूरा ग्रुप बनाया जिसके तहत ये पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया गया कि एटम बम हमने बनाना है 1941 में आई गेस। और 1942 में आगाज होता है मैनहट्टन प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट एटम बॉम्ब, कि किस तरह हमने जर्मनी से पहले इस बॉम्ब को हासिल करना है। एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था जिसके थ्रू यूएस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देख रहा था कि दुनिया में अपनी सुपीरियॉरिटी कायम की जाए, नेक्स्ट सुपर पावर अमेरिका बहादुर हो, और उसके लिए एटम बॉम्ब बहुत ज़रूरी था। ओपनहाइमर ने यूरेनियम के एक स्पेशल आइसोटोप को अलहदा करने का काम शुरू किया, यूरेनियम 235 को नेचुरल यूरेनियम से सेपरेट करने का, ताकि वो क्रिटिकल मैस एक्वायर्ड हो जाए यूरेनियम का जो एटम बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल होता है। ओपनहाइमर को इस प्रोग्राम का साइंटिफिक डायरेक्टर बना दिया गया, यानी साइंटिस्ट में टॉप पोजीशन दे दी गई। इस सिलसिले में अमेरिकन मिलिट्री ने कई सीक्रेट्स लैब बनाई जहां पर ये तजर्बे शुरू हो रहे थे। 1942 से शुरुआत हुई उसकी, और न्यू मैक्सिको में लॉस एलमोस के नाम से एक लेबोरेटरी बनाई गई जहां पर इनका हेड क्वार्टर बनाया गया, यानी कि ये पूरी एटॉमिक रिसर्च का जहां पर ये साइंटिस्ट आते थे। जैसा मैंने पहले बताया, ओपनहाइमर की टोटल सपोर्ट कर रही थी अमेरिकन मिलिट्री, अमेरिकन जनरल लेस्ली ग्रोव्स के अंडर। ये जो मूवी अभी आई है इसमें लेस्ली ग्रोव्स का किरदार अदा किया है मैट डेमन ने, जो मेरे काफ़ी फेवरेट एक्टर हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि उन्होंने उस जनरल का किरदार अदा किया है जो सारी सपोर्ट कर रहा था ओपनहाइमर की। ये पूरा एटॉमिक प्रोग्राम इसको देख रहा था कि कहाँ पर इसकी रिसर्च करनी है, कहाँ पर सीक्रेट लैब्स बनानी चाहिए, सिक्योरिटी और ये वो, मतलब मिलिट्री और साइंटिस्ट मिलकर काम कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान का भी एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, उसमें भी वही सीक्रेसी होती है, खुफिया सेंटर्स बनाए जाते हैं, साइंसदान होते हैं और पूरी सिक्योरिटी है वो मिलिट्री के अंडर है। उसके लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट है एसपीडी जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, और पूरा ये नेशनल कमांड एंड कंट्रोल एक सेंटर पाकिस्तान ने बनाया हुआ है। तो बिल्कुल उसी तरह की चीज़ की बुनियाद रखी जा रही थी उस वक्त 1942 में अमेरिका ने, और उसके बाद फिर इन्होंने अपना एक एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया। ओपनहाइमर ने वहाँ पर रिक्वेस्ट की कि इस टाउन में ना मतलब साइंटिस्ट को इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए कि वो मतलब जा नहीं सकते अपनी फैमिली के पास, तो उसने ये सजेस्ट किया कि यहाँ पर ही फैमिलीज़ को बुलाया जाए साइंटिस्ट की, और वो यहाँ पर ही ईजिली रह सकें, मतलब जो आने जाने की रिस्ट्रिक्शंस थी वो कम हो ताकि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार सकें। तो वही हुआ, ओपनहाइमर की ये सजेशन कबूल की गई और उसकी वजह से फिर रिज़ल्ट भी निकला। सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर इन लोगों ने एटम बॉम्ब को डेवलप कर लिया। ये एटम बॉम्ब बनाने में कामयाब हो गए। इन्होंने दुनिया की हिस्ट्री का पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया जिसको ट्रिनिटी टेस्ट भी कहा जाता है। जोनाडा डेल मुर्तो डेजर्ट में पहला टेस्ट किया गया, और कहा यह जाता है इस टेस्ट की वजह से जो आसपास के जो एरियाज थे वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ रेडिएशंस की वजह से। ये पहला तजर्बा था न्यूक्लियर टेस्ट, और इसके 3 हफ्ते बाद जब इन्होंने देखा ये तजर्बा कामयाब हो गया, इन्होंने इस तजर्बे को एक्चुअल इम्प्लीमेंट किया। जापान पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटम बॉम्ब दाग डाले। हिस्ट्री का पहला और आखिरी न्यूक्लियर बॉम्ब हमला, जिसकी वजह से 2 लाख से ज़ायद अफराद मारे जा चुके हैं। और ये वाक़या है 1945 जुलाई 16। जैसे मैंने पहले कहा कि 1942 में इन्होंने सारा ये शुरू किया लॉस एलमोस के करीब, न्यू मैक्सिको के करीब, और सिर्फ 3 साल में ये एटम बॉम्ब हासिल करने में कामयाब रहे। तो ओपनहाइमर इस वाक़े के बाद यूएस गवर्नमेंट के लिए ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा हीरो था। इनको मेडल ऑफ मेरिट भी दिया गया यूएस गवर्नमेंट की जानिब से। लेकिन कहा यह जाता है इसके बाद ओपनहाइमर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, काफ़ी मतलब मायूसी में चले गए थे कि इनकी इस डेवलपमेंट की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और इन्होंने यूएस प्रेसिडेंट से, उस वक्त के प्रेसिडेंट से ये बात शेयर भी की। हैरी ट्रूमैन से इन्होंने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आई फील आई हैव ब्लड ऑन माई हैंड्स। उसके बाद यूएस ने 1947 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना दिया। उसमें भी इनको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन मिली, और सारा अमेरिका का न्यूक्लियर प्रोग्राम उसी एटॉमिक एनर्जी के कमीशन के अंडर चला गया।
और उसकी एक जनरल एडवाइजरी कमेटी बनाई गई जो कि जिसका डायरेक्ट लिंक था यूएस गवर्नमेंट के साथ, मतलब प्रेसिडेंट के साथ लिंक था, और उसका चेयरमैन ओपनहाइमर को बनाया गया। यानी उस एटॉमिक एनर्जी कमीशन की एक टॉप कमेटी जिसका डायरेक्ट लिंक होगा हुकूमत के साथ, तो उसका चेयरमैन वो बने। और इसी वजह से इनकी उस वक़्त के सदूर के साथ जो सदर होते थे अमेरिका के, उनके साथ मुलाकातें भी चलती रहती थी। यानी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी इनकी नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ पर। यहाँ पर अब आता है एक और इंटरेस्टिंग पार्ट। अब याद करें 1940 की जब हम बात कर रहे थे, जब इनका रिलेशनशिप डेवलप होता है एक कम्युनिस्ट लड़की से, तो उस वक्त यूएस के लिए एक बड़ा खतरा इमर्ज तो हो रहा था कम्युनिज्म की शक्ल में, लेकिन यूएस ने इग्नोर किया और फोकस पहले किया वर्ल्ड वॉर 2 में। वर्ल्ड वॉर 2 का मसला ख़त्म हुआ, जर्मनी को तबाह किया। अब यूएस ने कहा कि अब बारी है कम्युनिज्म पर वार करने की। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस के अंदर एक हिस्टीरिया शुरू हुआ जिसमें यह था कि बस हमने कम्युनिज्म को कुचलना है। ये जो सोवियत यूनियन में बेसिकली इनका था सारा मसला। हालांकि जंग अज़ीम 2 में कई जगहों पर ये मिलकर भी लड़े हैं हिटलर के खिलाफ, सोवियट्स के साथ मिलकर, स्टालिन के साथ मिलकर, लेकिन नहीं, अब एक मिशन ख़त्म हुआ तो दूसरा मिशन इन्होंने शुरू कर दिया और वो ये था कि कम्युनिज्म को कुचलना है। और यहाँ पर फिर शायद इनके लिए हिस्ट्री ने एक नेगेटिव मोड़ लिया ओपनहाइमर के लिए। अमेरिका पड़ चुका था कम्युनिस्ट सोवियत के खिलाफ, और यहाँ पर बहुत से साइंसदान जिनका इख्तलाफ था ओपनहाइमर से, उन्होंने ये चहमगोइयाँ शुरू कर दी कि ये एक कम्युनिस्ट बंदा है। और उसी दौरान बहुत से अमेरिकन जनरल्स और साइंटिस्ट ने यह भी प्लान सोचना शुरू कर दिया कि हम हाइड्रोजन बॉम्ब बनाएंगे, मतलब उसमें सुपीरियॉरिटी हासिल करेंगे कि अब ताकि जो नया दुश्मन होगा, और नया दुश्मन कौन था, कम्युनिस्ट सोवियत, कि सोवियत को अगर हमने काबू रखना है तो हमें हाइड्रोजन बॉम्ब बनाना पड़ेगा। और ओपनहाइमर जो कि पहले ही एटम बॉम्ब के खिलाफ थे, वो इस हाइड्रोजन बॉम्ब के सख्त मुखालिफ साबित हुए और उन्होंने कहा नहीं, हमें इतना फैटल, इतना ख़तरनाक हथियार नहीं बनाना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने इसकी मुखालफत की, और फिर इसी वजह से बहुत से लोगों ने कहा कि ये कम्युनिस्ट एजेंट है, ये तो उनके हक में बोल रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। एक बंदे ने एक जो प्योर ह्यूमैनिटी की बेस पर कह रहा था, उसको विलन बनाना शुरू कर दिया यूएस के जो हॉकिश एलिमेंट हैं इस्टेब्लिशमेंट में। जब इनके खिलाफ चहमगोइयाँ शुरू हुई कि ये कम्युनिस्ट एजेंट हैं, तो उस वक़्त यूएस कांग्रेस में एक बंदा था जो वहाँ पर जॉब करता था, जो एक लॉयर था। उसने एफबीआई को ख़त लिखा कि इसकी तहकीकात की जाएं, ये कम्युनिस्ट एजेंट है। तो वो लेटर फिर प्रेसिडेंट के पास गया और फिर वहाँ से एक हेयरिंग का आगाज़ हुआ इनके ख़िलाफ़। कांग्रेशनल हेयरिंग थी, और उसमें फिर ये डिसाइड हुआ कि इनकी जो सिक्योरिटी क्लियरेंस थी एटॉमिक एनर्जी कमीशन में, वो उसको रिवोक कर दिया गया। और एटॉमिक एनर्जी कमीशन अगर पाकिस्तान की भी अगर बात करें तो उसकी भी सिक्योरिटी क्लियरेंस बहुत एक टफ प्रोसेस होता है। मतलब आपकी 100% फुल, मतलब जब तक क्लियर ना हो जाए कि इस बंदे के बारे में कोई डाउट नहीं, तो वो उसको अंदर एक इंटर्नशिप भी नहीं देते। तो ओपनहाइमर की सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल कर दी गई, रिवोक कर दिया गया। अब बेसिकली ये नहीं कहा गया कि ये एक कोई गद्दार है या ट्रेटर है, ये फैसला सुनाया गया कि ये मुनासिब नहीं है कि इस बंदे के पास कौमी सलामती के टॉप राज हों, क्योंकि पहले तो इनके पूरे कनेक्शन हुआ करते थे ना प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग हुआ करती थी। तो फिर अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ने ये डिसाइड किया कि इन्हें मतलब इस टॉप पोजीशन से दूर रखना है, क्योंकि इन पर इस तरह के इल्ज़ामात आ रहे थे कि ये कम्युनिस्ट एजेंट हैं, ये हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं बनाने देना चाहते, इसका दिमाग थोड़ा खिसक गया है, ये बहुत ज़्यादा कोई प्रो पीस बंदा हो गया है। और जिस बंदे ने एफबीआई को इनके खिलाफ लेटर लिखा था, वो उस साइंटिस्ट का दोस्त था जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन में ओपनहाइमर के अगेंस्ट था हाइड्रोजन बॉम्ब की बहस पे। तो ऑब्वियसली ये जो हॉकिश एलिमेंट थे इस्टेब्लिशमेंट के, वो चाहते थे कि मतलब जंग हो, जंग से बहुत से लोग फ़ायदा उठाते हैं, तो ये उस वक्त जंग के अगेंस्ट थे। तो यही डिसाइड हुआ कि अमेरिका के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ये 100% फिट नहीं है ये बंदा। अब उसके बाद ऑब्वियसली इनकी प्रोफाइल काफ़ी हद तक लो हुई। पहले इनके डायरेक्ट ताल्लुकात थे स्ट्रेटेजिक लेवल पर, इनके प्रेसिडेंट से ताल्लुकात थे, इनके जनरल से ताल्लुकात थे, वो चीज़ ख़त्म हुई। और उसके बाद एडवांस स्टडी का एक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, उसका डायरेक्टर इनको बनाया गया 1954 या 55 में आई गेस, और 1966 तक, यानी अपने मौत के करीब तक ये उसके डायरेक्टर रहे। 67 में इनकी मौत हुई गले के कैंसर से। और उसके बाद अमेरिकन एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने इनको हाईएस्ट ऑनर दिया, एनरिको फर्मी अवार्ड। अपनी पूरी ज़िंदगी में इनकी कई साइंसदानों से मुलाकात रही, एल्बर्ट आइंस्टाइन से, और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल सलाम से,
ये जो टॉप फिजिसिस्ट थे दुनिया के, इनकी मुलाकातें होती रहीं और नो डाउट इनका बहुत ज़्यादा काम था, जिसका इसको बाद में इनको रिग्रेट भी हुआ कि इन्होंने क्यों एक ऐसा बॉम्ब बनाने में मदद की जिसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। और आपने देखा कि एंड पे किस तरह यूएस गवर्नमेंट ने इनके साथ काफ़ी ज़्यादती की। तो ये कई हमें दुनिया में एग्जाम्पल मिलती हैं कि आप जब भी बहुत बड़ा काम करते हो, आप जिसके लिए आप काम करते हो, बाद में वही लोग आपको डिस्क्रेडिट कर देते हैं। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में अब्दुल कदीर खान के साथ भी कुछ सिमिलर सिचुएशन हुई थी, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी इशू बन गया था। पूरी दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे पड़ गई थी कि जी इन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेची और ये वो। तो उस वक्त आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की स्टेट ने उन्हें बचा भी लिया, उनको अंडरग्राउंड कर दिया, काफ़ी हद तक उनको बचा के रखा, लेकिन ज़्यादती तो बहरहाल उनके साथ भी हुई कि इतना बड़ा एक उन्होंने काम किया अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाने में एक अहम किरदार अदा किया, और उनके साथ भी एंड पे क्या हुआ। तो यहाँ पर ओपनहाइमर के साथ भी एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि किस तरह यूएस की इस्टेब्लिशमेंट ने अपना काम निकलवाया, और जहाँ पर उनको शक हुआ कि ये उनके दुश्मनों का मतलब पॉलिटिकली हामी है, वैसे हामी नहीं, मतलब सोच वाइज, आइडियोलॉजी वाइज टेंडेंसीज कम्युनिज्म की तरफ है, तो उसको उड़ा कर रख दिया। उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस को ही रिवोक कर दिया गया। उसको इस काबिल नहीं समझा कि अब मुल्क के टॉप डिसीजंस में ये बैठे जैसे पहले बैठता होता था। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक लेसन है ओपनहाइमर की ज़िंदगी। इस पर मूवी आई हुई थी और मैंने सोचा, मैंने मूवी को डिस्कस किए बगैर मैंने इसमें इसको अपने एंगल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है फिज़िक्स का और क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह का, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैंने इस हवाले से काफ़ी पढ़ा भी हुआ है और ये डोमेन मेरे दिल के काफ़ी करीब है।